चलिए, गुड मॉर्निंग। शर्मा टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, समझ लो बस एक बार, बैठ जाएगा ध्यान में। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? एक ऐसा सिंपल इलेक्ट्रिकल ब्रिज होता है। ये R1 है, R1 का हमने नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R, इसका दे दिया S। इस चार रेजिस्टेंस मैंने इस तरीके से ब्रिज की फॉर्म में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। इन दोनों के बीच में मैंने डिफ्लेक्शन देखने के लिए क्या कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। क्या ये? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? दो करंट का क्या करता है, दो करंट का डिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, यहाँ मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दी। ठीक, प्लस माइनस V, यहाँ से करंट गई, टोटल करंट गई, दो भागों में बट जाएगी। पहली की क्या रहेगी, I1, दूसरी I2। I1 गई सेम I1, I2 सेम। ठीक है, आगे हम देखेंगे। मान लीजिए जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, मिडिल पॉइंट की बात करूं तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस लगेगा उतने वोल्टेज कहाँ लगेगा, इसके अक्रॉस। ठीक है, यदि मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करूं, यदि मैं यहाँ पर देखूं, इसको मान लिया V1 और इसको मान लिया V2। अब देखिए, V1 बराबर V बराबर IR, फॉर्मूला V1, I कितना है, I1, I कितना है, I1, तो V1 बराबर I1 इंटू R, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी, P, तो V1 बराबर I इंटू P। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस सेम, V2 बराबर I2 इंटू Q, V2 बराबर I2 इंटू Q। ठीक है, दो मुझे मिलेंगे। मुझे जैसे सेम मैंने इधर निकाले हैं वैसे इधर निकाल लो। क्या, V3, इसको मान लो V3, इसको मान लो V4। V3 की वैल्यू कितनी आएगी, V3 की वैल्यू I1 इंटू R, दूसरा I2, V4 बराबर I2 इंटू S। ठीक है, चारों के आगे। अब देखो, जो मेरा वोल्टेज ये है वही सेम वोल्टेज है, चाहे उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो। ठीक है, अगर यहाँ 5 वोल्ट का लग रहा तो यहाँ भी 5 वोल्ट का लगेगा एट बैलेंस कंडीशन पर। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितनी आती है, 0। मतलब यहाँ यदि 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ भी 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। वही गैल्वेनोमीटर बताता है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ ये जो करंट सेम है वही करंट यहाँ सेम होनी चाहिए, तभी इसकी रीडिंग 0 आएगी। वो कंडीशन कहलाती है हमारी बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितनी ये वोल्टेज है उतनी वोल्टेज ये होगी। तो कितनी है जी, V1 जी V2, V1 और V2 बराबर हैं, दोनों को बराबर रख दो। देखो, I1 P बराबर I2 Q। ठीक, सेम V3 और V4 को बराबर कर दो, I1 R बराबर I2 S। दो इक्वेशन बन गई। अब मेरे को इन दोनों समीकरण में देखो क्या चीज सेम आ रही है जो कर सकती है। दोनों इक्वेशन में देखिए सेम आ रही है, I1 और I2। ठीक है, इन दोनों का यदि मैं डिवीजन कर दूं 1/1, डिवीजन कर दूं तो I1 से I1, I2 से I2, क्या बचा, P/R बराबर Q/S, P/R बराबर Q/S। ठीक है, Q को यहाँ ले आओ, R को यहाँ पहुँचा दो, Q यहाँ पर आ गई और R यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो P/Q बराबर R/S, यही क्या होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टेटमेंट। P/Q बराबर R/S, यानी इस और इस रेजिस्टेंस का जो सम होगा बैलेंस कंडीशन पर, वही बराबर कैसे होगा, R1/S के, यानी दोनों रेजिस्टेंस भी सेम होंगे। ठीक, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो यूज किया जाता है, ये किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए।
मध्यम रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए। तो मान लीजिए किसी ने मेरे को ब्रिज बना दिया, कह दिया ये बैलेंस कंडीशन पर है, तो P अपॉन क्यू की वैल्यू दे दी, P की दे दी, क्यू आर की दे दी, लेकिन एस की नहीं दी। कैसे निकालूंगा? P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, एस की वैल्यू मल्टीप्लाई कर करके निकाल लूंगा। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए व्हिटस्टोन ब्रिज यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए यह मेजरमेंट में है, लेकिन अभी टॉपिक आया था तो मैंने पढ़ा दिया। आगे बात करूंगा मैं इंडक्टर की। यही तीन भाई होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर का केस खत्म, अब आया क्या? इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर होता है प्रेरक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरक। इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है? इसका यूज किया जाता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कहीं भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, क्या करेंगे? सिंपल इंडक्टर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा सप्लाई दे करके। ठीक है, इंडक्टर होता कैसा है ये देखिए, इस तरीके सा एक फॉर्मर होता है, उस पर हम कॉपर का वायर लिपेट देते हैं, वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, करंट फ्लो करती है, नंबर ऑफ टर्न लिपेट दिए, क्या हो गया? फ्लक्स जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वोल्टेज सप्लाई देने पर। तो अब देखिए ये इंडक्टर जो एल की वैल्यू है, अब ये इंडक्टेंस कितना प्रोड्यूस हुआ वो देखो। एल बराबर होता है एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल इन फॉर्म ऑफ हेनरी। ठीक, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न, कितने चक्कर लगाए हैं। म्यू परमिएबिलिटी है बताऊंगा। ए क्या है? एरिया, इस कंडक्टर का एरिया। एल क्या है? इस कंडक्टर की लेंथ, कितनी लंबाई का हमने तार लपेटा है। ठीक है, हेनरी। फॉर्मूले याद रखना, जैसे रजिस्टर का वैसे इंडक्टर का, एक कैपेसिटर का, ये तीन के फॉर्मूले रटने होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर म्यू क्या है? परमिएबिलिटी, इंग्लिश में ही याद करके रखना, हिंदी में भी सीधा सीधा परमिएबिलिटी बोल देता है। परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर, ये होती है परमिएबिलिटी। और म्यू जीरो क्या होती है? ये परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है? सीधा सीधा पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी की होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी पर मीटर परमिएबिलिटी। दूसरा म्यू आर क्या है? ये है म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, मान लीजिए अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो क्या है, मेरा करंट में जितना जितना देता जाऊंगा फ्लक्स उतना उतना प्रोड्यूस होता जाएगा। यानी सीधा सीधा करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पे। या फ्लक्स समझो, मेरा फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पर। ठीक, प्रोपोर्शनल टर्म क्या आएगा? फाई बराबर एल इंटू आई, फाई बराबर एल इंटू आई। फ्लक्स जनरेट होगा, करंट पर डिपेंड है। ठीक है, फाई बराबर एल इंटू आई। इंडक्टर होता है, अब इंडक्टर का वोल्टेज बताऊं। इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, ये वोल्टेज होती है इंडक्टर। करंट की बात करूं, करंट होती है इसमें आई बराबर 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी, ये होती है इंडक्टर की वोल्टेज। ठीक, एम्पियर में ये वोल्टेज है, वोल्ट में ये एम्पियर। वोल्टेज होगी, करंट होगी, मैं देखूँ इसकी एनर्जी कितनी होती है, कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो इसकी एनर्जी देखते हैं, इसकी एनर्जी कितनी स्टोर कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। एनर्जी बराबर होता है हाफ एल आई स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ जूल, हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर करंट का स्क्वायर। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जूल। ठीक, ये आपका हो गया इंडक्टर का केस, याद रखना है इंडक्टर को। आगे हम देखेंगे कैपेसिटर, आगे हम देखेंगे कैपेसिटर।
कैपेसिटर, कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, संधारित्र। कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र। देखिए कैपेसिटर जो है क्या है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसकी फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला देखो, यही है सिंपल। एक कैपेसिटर नॉर्मली प्लस माइनस प्लेट, अंदर क्या भरा रहता है? डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये है आपका कैपेसिटर। ठीक, अगर इसके कैपेसिटर की यदि मैं वो देखूँ इसका फॉर्मूला, तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। क्या है ये? परमिटिविटी। ठीक है, वहां थी परमिटिविटी, यहाँ क्या? परमिटिविटी, परगम्यता। ए है आपका एरिया, इसका प्लेट का एरिया। क्या? प्लेट का एरिया। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेटों के बीच की दूरी। दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाऊं, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाऊं, कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। यदि एरिया को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसकी वोल्टेज कितनी होती है। इसकी कैपेसिटर की वोल्टेज होती है V बराबर 1/C, V बराबर 1/C इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, और करंट कितनी होती है? करंट होती है C dV/dt। ये इसकी वोल्टेज और करंट होती है। ठीक, वोल्टेज होती है, करंट। अब इसका चार्ज स्टोर कितना करता है? चार्ज स्टोर करता है एनर्जी बराबर हाफ CV²। वो इंडक्टर कर रहा था हाफ LI², ये कर रहा है हाफ CV²। इसमें जूल में, जूल में। ठीक है, एनर्जी स्टोर कर रहा है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में, कैपेसिटर। ठीक, इस कैपेसिटर चलो आगे बताऊंगा इसका कि कैपेसिटर का यूज कैसे कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो इंडक्टर है हमारा, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके क्या करता है? उसका मेन काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक, अब देखिए इसका, ये ले लो इंडक्टर और ये ले लो कैपेसिटर। अब इनके एसी और डीसी पर बिहेवियर देखें, तो उस पर ले लो डीसी। ठीक है, और आगे ले लो एसी। ये दोनों बिहेवियर कैसे कर रहे हैं एसी और डीसी पर? इंडक्टर देखो, इंडक्टर डीसी पर क्या रहता है? डीसी पर इंडक्टर रहता है शॉर्ट। कोई भी पूछे इंडक्टर पर डीसी पर इंडक्टर की कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह, वो कोई काम नहीं करता है। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, डीसी पर शॉर्ट रहता है। एसी पर क्या करता है इंडक्टर? सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। मतलब पहले 5 एम्पियर थी, एक साथ 10 एम्पियर होगी तो नहीं, होने नहीं देगा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ने देगा, धीरे धीरे कर। तो क्या करता है? एक साथ चेंज होने वाली करंट का अपोज करता है, एक साथ चेंज ना हो, धीरे धीरे चेंज हो। ठीक, कैपेसिटर देखेंगे, कैपेसिटर डीसी पर क्या रहता है? ओपन। कैसे रहता है? ओपन। देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर डीसी दो, रुक गई, आगे जा रही है? नहीं जा रही, तो क्या है? ओपन। क्या है? ओपन सर्किट। एसी देखो, निकल गई, क्या हुआ? एसी पर काम कर रहा है प्रॉपर्ली। ठीक, तो देखिए डीसी पर क्या रहता है? ओपन। और एसी पर क्या रहता है? ये करता है सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। यह करंट को एक साथ नहीं बढ़ने देता है। जैसे 5 एम्पियर है, 5 से 10 होनी है,
एक साथ चेंज ना हो उसका अपोज करता है, धीरे धीरे करके चेंज हो। ये वोल्टेज का है 5 वोल्ट से 10 वोल्ट मान लिया हो तो एक साथ अपोज करता है कि 5 से एक साथ 10 ना हो, 6 7 8 9 10। तो ये कहाँ इंडक्टर किसके लिए यूज किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इंडक्टर सीरीज में और कैपेसिटर पैरेलल में। ठीक, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इससे क्या करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन करते हैं। इससे इंडक्टर से 5 एम्पीयर एक साथ 10 हो जाए 100 हो जाए तो एक साथ चेंज ना हो तो क्या ओवर करंट से प्रोटेक्शन ही तो दे रहा है। कैपेसिटर क्या करता है, एक साथ वोल्टेज चेंज ना हो तो क्या करता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, क्या करता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है क्या कैपेसिटर। ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर का केस खत्म। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, फालतू का काफ़ी सारा बुक्स में लिखा हुआ है लेकिन मैं केवल इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ जो कंपटीशन लेवल से पूछी जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास होगी विल बी कंटिन्यू टुमारो।